So welcome to my quick revision lecture of capital gain for CA and CMA Inter applicable for May और जून 23 एग्जामिनेशंस। तो कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं कि अगर कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करता है तो उससे जो भी प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ना, कैपिटल गेन वाला हेड में टैक्सेबल। कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल कैपिटल ऐसे ट्रांसफर होता है उस साल दैट प्रीवियस ईयर का इनकम में वो आएगा। ठीक है, इट हैज़ सम एक्सेप्शन जो हम लोग बाद में करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट बाय द गवर्नमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। वहाँ पे क्या होता है, रिसीट बेसिस में कैपिटल गेन का टैक्सेबल होता है, जो हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ये है कि कैपिटल एसेट होता क्या है, व्हाट इज कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट का अगर हम लोग डेफिनेशन देखा जाए बोलते हैं ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट चार्जेस। क्या क्या चार्जेस? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होगा बिकॉज इसका इनकम कहाँ जाता है, पीजीपीपी का इनकम में जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। अगर कोई भी पर्सनल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी कैपिटल एसेट नहीं होता है, बट इट हैज़ सम एक्सेप्शन, जैसे कि ज्वेलरी, archaeological collections, drawings, painting, sculptures, any work of art. Although these items are personal movable effective, but still it will be treated as capital asset. तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास फर्नीचर है, कार है, बाइक है, लैपटॉप, कुछ भी चीज़ अगर जो कि ना पर्सनल मूवेबल है, अगर हम किसी को आज बेचते हैं, सेल करते हैं, तो ओके मैं कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो वहाँ से कोई कैपिटल गेन या लॉस मेरा कैपिटल गेन का हेड में नहीं आएगा। बट अगर ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, वर्क ऑफ आर्ट है, माना कि ये पर्सनल है, तब मूवेबल है, तब भी ये तुम्हारा कैपिटल एसेट माना जाएगा। ओके, दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का। दैट मीन्स अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिजनेस का हो या फिर पर्सनल हो, वो कैपिटल एसेट है। अगर हम लैंड या फिर बिल्डिंग वगैरह अगर बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे मेरा पर्सनल हो, ये कैपिटल एसेट होगा और कैपिटल गेन में आएगा। ओके, दैट मीन्स क्वेश्चन ये भी नहीं बता रहा कि बिजनेस एसेट क्या होता है। दैट मीन्स बिजनेस एसेट अगर है, एनी बिजनेस एसेट और कैपिटल एसेट। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया कि ऑल एसेट्स आर कैपिटल एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, एक्सक्लूडिंग पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। दैट इज जो कि ना आईपी है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कैपिटल एसेट होगा, जो भी बिजनेस एसेट है वो सब कैपिटल एसेट होगा। ओके, दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया। अगर एग्रीकल्चर लैंड है कहाँ पे, गाँव में, रूरल इंडिया में, वो भी कैपिटल एसेट नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ, लास्ट है तुम्हारा नोटिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड। नोटिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड, ये चार चीज़ को छोड़कर, इस चार एसेट को अगर हम लोग छोड़ देते, बाकी जो भी है वो तुम्हारा कैपिटल एसेट है। फाइन। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि सर ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या होता है। नॉर्मली ट्रांसफर मतलब सेल, एक्सचेंज, कोई भी एसेट का रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, ये भी ट्रांसफर का डेफिनेशन में आएगा। कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब ट्रांसफर का डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ होल्डिंग। कैपिटल एसेट हम लोग को पता है कभी शॉर्ट टर्म होता है, कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है, डिपेंडिंग ऑन विच लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो सर पीरियड ऑफ होल्डिंग होता क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है कि जब हम लोग कोई भी कैपिटल एसेट जब से परचेस किए तब से लेके डेट ऑफ सेल या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर का बीच का गैप है, the time gap between the date of purchase till date of sale या फिर date of transfer, that is a period of holding। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कैपिटल ऐसे शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म, वो डिपेंड करता है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था। तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया बेसिकली, एक 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है, दूसरा 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है एंड तीसरा 36 मंथ वाला क्राइटेरिया है। तो कौन कौन से ऐसे 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया में फॉल करता है? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, म्यूचुअल फंड अगर इक्विटी ओरिएंटेड हो, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड एंड अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज दैट इज लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड एंड अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म। बेसिकली अगर हम लोग कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 12 मंथ्स का अंदर हम लोग सेल कर देते हैं, वहाँ से मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस हो सकता है। अगर 12 मंथ्स का बाद अगर हम लोग सेल करते हैं तो वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस आएगा। ओके, तो एंड सेकेंड इज 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया क्या है पीरियड ऑफ होल्डिंग का? तो वहाँ पे दो एसेट कवर होता है, दो कैपिटल एसेट। एक है तुम्हारा अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, जो भी कंपनी के शेयर्स शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज BSE, NSE, ये सब में अगर लिस्टेड नहीं है तो दैट इज़ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, उसका शेयर्स वगैरह अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको अगर 24 मंथ्स का अगर बेच देते हैं तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म। 24 मंथ्स का बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म होगा।
लैंड एंड बिल्डिंग, तो इस लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम लोग 24 मंथ्स का अंदर बेच देते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन या फिर लॉस आएगा। अगर 24 मंथ्स का बाद हम लोग बेचते हैं तो वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस आएगा। तो 24 मंथ्स वाला में दो एसेट कवर है, एक है तुम्हारा जो अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है, दूसरा लैंड और बिल्डिंग 24 मंथ्स वाला में क्राइटेरिया में कवर है। ओके, एंड बाकी जो भी बचा वो तुम्हारा 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया में कवर है। ओके, तो 12 मंथ्स में क्या क्या, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज। 24 मंथ्स वाले में दो एसेट है, अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी जो भी एसेट वो सब पूरा 36 मंथ वाला क्राइटेरिया में है। डिपेंडिंग ऑन दैट कोई भी एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगा, डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग का ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे क्या, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली गेन मीन्स व्हाट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जब भी हम लोग कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले जो भी सेलिंग प्राइस है, जो भी प्राइस हम लोग सेल करके जो पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सबसे पहले आएगा, उससे हम लोग माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र। तो सेल के वक्त क्या क्या खर्चा हुआ, लाइक अगर सेल के टाइम पे आपको ब्रोकरेज देने पर है, कोई लीगल खर्चा एक्सपेंडिचर वगैरह तो वो माइनस हो जाएगा, तो नेट कंसिडरेशन आएगा। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र तो आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। उसके बाद हम लोग को माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, बेसिकली परचेस प्राइस, जो भी कैपिटल ऐसे जिस प्राइस में परचेस किए थे, अगर परचेस के साथ साथ ब्रोकरेज पेमेंट करने पड़ा, कोई टैक्स लगा, कोई ड्यूटीज़ लगा, कोई स्टैम्प चार्जेस लगा, कोई लीगल चार्जेस वगैरह अगर है तो वो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस में ऐड हो जाएगा। परचेस प्राइस, ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्ज एक्सेट्रा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, एसेट परचेस करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा एडिशंस वगैरह उसमें हम लोग करते हैं वो दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से तीन चीज़ माइनस करना, एक एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर तो आ जाएगा नेट कंसिडरेशन, उसके बाद दो चीज़ फिर माइनस करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगेन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन अगर एसेट है तो वहाँ पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, वही जो 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ क्राइटेरिया था, जो भी एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग उससे ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाएगा। तो यहाँ से जो भी गेन आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। सेम है कैलकुलेशंस, बट सिर्फ यहाँ पे क्या जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कंसीडर कर रहे थे, ये तुम्हारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सर इंडेक्सेस का बेनिफिट क्या था, सपोज जो एसेट तुम आज से 5 साल पहले 5 लाख में परचेज किया था, उस एसेट का वैल्यू जब आज का दिन में क्या है वो निकालना है। बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो वजह से जो मेरा प्राइस में जो वैल्यूएशन में इम्पैक्ट आता है उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस इंडेक्सेस का बेनिफिट्स का वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है, इससे तुम्हारा क्या होता है, कैपिटल गेन कम हो जाता है, तो टैक्स सेविंग्स होता है। तो इसीलिए सब कोई कोशिश करता है कि लॉन्ग टर्म तक एसेट को होल्ड करे। इससे फ़ायदा क्या, उसके इंडेक्सेस का बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा होगा तो कैपिटल गेन कम लगेगा। दूसरा टैक्स रेट में बेनिफिट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट कम है। तो इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस साल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको डिवाइड करना है उस ईयर का इंडेक्सेशन से, मल्टीप्लाई करना है ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल हम बेच रहे कैपिटल एसेट को, जिस साल हम ट्रांसफर कर रहे उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितना किया डिवाइडेड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जिस साल हम इंप्रूवमेंट किए, मल्टीप्लाई करना है हमको जिस साल ट्रांसफर किए उस साल का इंडेक्सेशन से, ठीक है। जब भी एक कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, एक पॉइंट याद रखना है, एडवांस मनी फॉरफीचर। अगर हम लोग कैपिटल एसेट सेल करने के लिए किसी से एडवांस मनी ले चुके हैं, बाद में उसको कैपिटल एसेट नहीं बेचते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर मे बी द कंडीशंस, अगर हम उसका एडवांस मनी को फॉरफिट किए तो वहाँ पे दो सिनेरियो आ सकता है। अगर 1/4/2014 से पहले एडवांस मनी को फॉरफिट करते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। बट अगर 1/4/2014 के बाद अगर हम एडवांस मनी फॉरफिट करते हैं तो इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चले जाएगा, IFOS में आ जाएगा। तो एडवांस मनी फॉरफिचर का ट्रीटमेंट क्या है, अगर 1/4/2014 से पहले हम लोग उसको फॉरफिट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा। अगर 1/4/2014 के बाद फॉरफिट करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनसे चले जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कैपिटल गेन का, कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट हम लोग परचेस करते हैं 1/4/2001 से पहले
तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, बिकॉज इंडेक्सेशन का स्टार्टिंग हुआ है 2001-2 से, दैट इज अगर 1/4/2001 का पहले है तो वहाँ तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट उतना मिलने वाला है नहीं, बेस ईयर 100 है तो क्या होगा, तो बोला ओरिजिनल कॉस्ट या फिर 1/4/2001 को जो भी आपका फेयर मार्केट वैल्यू हुई से इज हायर वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, उसका बेस 100 पकड़ लो। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर 1/4/2001 से पहले हुआ होगा उसको इग्नोर करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 उसको इग्नोर करना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में जो कैपिटल एसेट जो तुम ट्रांसफर किया वो अगर लैंड एंड बिल्डिंग है एंड अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका दिया हुआ है तो याद रहे किसी भी जब एंड उस एसेट का परचेस 1/4/2001 से पहले हुआ है तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट एफ एम बी व्हिचएवर इज हायर फाइन, बट किसी भी तरह से तुम्हारा ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट एफ एम में व्हिचएवर हायर में से तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया तो याद रहे ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। इसको ऊपर बेस करके एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे। फॉर एग्जाम्पल ये एसेट परचेस था 1/4/2001 का पहले का 8 लाख में, बट 1/4/2001 में फेयर मार्केट वैल्यू था 10 लाख, तो हम लोग क्या किए थे 10 लाख कंसीडर किए थे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट तुम्हारा क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ था 1/4/2001 का 9 लाख, तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा 9 लाख, तो 9 लाख ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, बेस फिर 100 होगा, फिर मल्टीप्लाई करना है जिस साल हम ट्रांसफर करें उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रहे ये अमेंडमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह परचेस की 1/4/2001 से पहले, ठीक है, नॉर्मली उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का केस में तो फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी तरह से तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे अगर कोई कैपिटल एसेट मिलता है बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर इनहेरिटेंस, तो जो भी इन कैपिटल गेन इन इनकम टैक्स जो भी गिफ्टेड प्रॉपर्टी होता है, अगर हम किसी को कैपिटल एसेट गिफ्ट करते हैं तो मेरे लिए जो गिफ्ट देता है उसके लिए एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होता है, उसके लिए कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, दैट इज़ एग्जेम्प्टेड है। बट जिसको गिफ्ट मिलता है बाद में वो सामने वाला बंदा, सपोज हमको गिफ्ट मिला, मेरा पापा या फिर मेरे फैमिली में कोई भी हमको गिफ्ट दे कैपिटल एसेट एनी सपोज लैंड बिल्डिंग या व्हाटएवर, अगर हम बाद में इसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो जब हम बेचेंगे तब मेरे लिए कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो इन दैट केस जब हम बेचेंगे सेलिंग प्राइस हो तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, बट मेरे लिए कॉस्ट क्या माना जाएगा, तो मेरे लिए कॉस्ट तो जीरो होना चाहिए बिकॉज हमको तो गिफ्ट मिला, बट इनकम टैक्स बोलता है नो, जो आपका प्रीवियस ओनर था जो आपको गिफ्ट दिया उसका हाथ में जो कॉस्ट था वो आपका कॉस्ट माना जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आता है तब सर हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट पीरियड ऑफ होल्डिंग सब मिलेगा तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ओनर, जब से प्रीवियस ओनर उस एसेट को परचेस किया था तब से लेके काउंट होगा, तब से कब तक जब तुम एक्चुअली इस एसेट को बेच रहे हो, जब तुम्हारा प्रीवियस ओनर उस एसेट को परचेस किया तब से लेकर जब तुम फाइनली इस एसेट को बेच रहे हो, दैट विल बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग्स। ओके, तो दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, तुम तो कॉस्ट किसका लेना है प्रीवियस ओनर का लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर का टाइम से मिलेगा तुमको। ठीक है, दूसरा इंप्रूवमेंट, अगर जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है प्रीवियस ओनर भी किया होगा इसमें हम भी किए होंगे तो दोनों का मिलेगा, बट कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो 1/4/2001 से पहले अगर किए होंगे तो उसको इग्नोर करना है, उसका बेनिफिट ऐसे भी नहीं मिलता। बट इंप्रूवमेंट 1/4/2001 का बाद हो चाहे प्रीवियस ओनर करे चाहे हम करें दोनों का बेनिफिट मिलेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी अकॉर्डिंगली मिलेगा। ठीक है, जो भी है साल में हम लोग किए होंगे उस साल से इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, एडवांस मनी फॉरफिट। एडवांस मनी फॉरफीचर अगर प्रीवियस ओनर किया होगा तो उसको इग्नोर करना, तुम अगर एडवांस मनी फॉरफिट किए होगे 1/4/2014 से पहले तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, उसके बाद होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चले जाएगा। तो बेसिकली कोई भी गिफ्टेड प्रॉपर्टी वगैरह अगर हम लोग बाद में बेचते हैं तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का माना जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का माना जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी प्रीवियस ओनर से काउंट होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों का माना जाएगा, बट 1/4/2001 का पहले का इग्नोर करना है। एडवांस मनी फॉर फीचर जो कैसे वो अगर 1/4/2014 का पहले का है तो माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, अगर 1/4/2014 का बाद का है तो माइनस नहीं होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, वो डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है, इसको बेस कर भी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम लोग देखे थे। नेक्स्ट, सम स्पेशल केसेस ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 50C वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग बेचते हैं एज अ कैपिटल एसेट, अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं तो सेक्शन 50C एप्लीकेबल तभी होगा अगर जो सेलिंग प्राइस मेरा
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस लैंड जो भी हम प्राइस में बेचा कंसिडरेशन रिसीव किया वो अगर मेरा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तब सेक्शन 50 बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हारा अब तुम कंपेयर करो कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस जैसे नीचे हम यहाँ पे अगर तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है उसके साथ तुम 10% और ऐड करो, सेलिंग प्राइस के साथ 10% ऐड करने के बाद भी अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस प्लस 10% तुम्हारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तब ठीक है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस विल बी योर कंसिडरेशंस। बट अगर 10% ऐड करने के बाद भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस प्लस 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ रहा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 लाख, सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 लाख, अब सेलिंग प्राइस है 90, तो क्या है सेलिंग प्राइस इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो सेक्शन 50 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि सेलिंग प्राइस के साथ अगर 10% हम ऐड कर देते हैं तो मेरा कितना होता है प्राइस, दैट इज़ 99,000। स्टिल तब भी मेरा जो है सेलिंग प्राइस प्लस 10% इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दैट केस जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज़ 1 लाख वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। बट यही क्या होता है अगर सपोज मेरा सेलिंग प्राइस था 95,000 तो उसके साथ 10% अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस प्लस 10% हो जाता है 1,04,500। यहाँ पे मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है सेलिंग प्राइस का 110% से क्या है कमती है, तो यहाँ पे सेक्शन 50 से एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है 95,000 नॉट 1,04,500, 95,000 विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। बेसिकली चेक पॉइंट ये रहना चाहिए कि सेलिंग प्राइस के साथ 10% ऐड करके देखो क्या सेलिंग प्राइस प्लस 10% ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस 10% क्या मेरे एच से ज़्यादा रहना कम होगा, ज़्यादा आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, एक्चुअल सेलिंग प्राइस विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट अगर 10% ऐड करने के बाद भी कम आ रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, तो व्हिच एवर इज, तो उससे क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, उनसे जो भी लोअर है दैट इज यहाँ पे एसएससी का फेवर में जाएगा, यहाँ पे एसएससी का फेवर में जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर फेयर मार्केट व्हिच एवर इज लोअर एसएससी का फेवर में जाएगा। अब समटाइम्स तुम्हारा क्वेश्चन में दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूशन दिया रहेगा, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है तो 2 वैल्यूशन रहेगा। इन दैट केस डेट ऑफ एग्रीमेंट में नॉर्मली स्टैम्प वैल्यूएशन का वैल्यू कम होता है तो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट कुछ एडवांस वगैरह रिसीव किया है। तो अगर हमको एडवांस मिल चुका है बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ऑनलाइन और वट एवर इट इज़, तो हमको डेट ऑफ एग्रीमेंट में जो स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू था वही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन्स। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 50 से कब एप्लीकेबल होगा, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है क्वेश्चन में, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10% ऐड करने के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कमती आ रहा तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। बट अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10% ऐड करने के बाद एसडीपी से ज़्यादा आ रहा तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। अगर सेक्शन 50 से एप्लीकेबल हो गया एंड अगेन क्वेश्चन में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी है, फेयर मार्केट वैल्यू भी है, तो व्हिच एवर इज लोअर वो कंसीडर करना है कंपैरिजन पर्पस के लिए। दूसरा, अगर दो स्टैम्प डिपार्टमेंट का वैल्यू है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का वैल्यू लेना है, प्रोवाइडेड कुछ एडवांस वगैरह ऑनलाइन मोड अकाउंट पे चेक का थ्रू से मिल गया होगा तो ठीक है। इसको बेस करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। नेक्स्ट सेक्शन 50B, सेक्शन 50 कैपिटल बी दैट इज लंप सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, अगर समटाइम्स कंपनी क्या करता है, उसका बहुत सारा बिजनेस और अंडरटेकिंग्स रहता है, लाइक बहुत सारा डिविजन्स है, बहुत सारा लाइन ऑफ बिजनेस, कोई रिटेल, कोई सपोज टेक्सटाइल में है, कोई स्टील में है, तो कोई ऑटोमोबाइल में है, कोई ऑयल एंड गैसेस में है, तो एक्स्ट्रा वर्टिकल डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है, डिफरेंट सेगमेंट भी हो सकता है। सपोज कोई होटल में है तो कोई दूसरे इंडस्ट्री, कोई सपोज FMCG में है, तो बहुत सारा इसमें है। बट उसमें से सपोज कुछ बिजनेस सेगमेंट उसका लॉस चल रहा है, दैट इज कंपनी वांट्स टू सेल, उसका बिजनेस अंडरटेकिंग वो बेचना चाहता है। अगर हम कंपनी समटाइम्स वन या फिर उसका मोर बिजनेस अंडरटेकिंग वो बेचना चाहता है, इन दैट केस लम्प सेल एप्लीकेबल होगा। कब, अगर हम लोग एज अ लम्प सम कंसिडरेशन पूरा बिजनेस अंडरटेकिंग वो बेच देते हैं विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यू। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या होता है, अभी तक जो भी हम लोग देखे थे, जब भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है तो इंडिविजुअल एसेट, कैपिटल एसेट का हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। पर स्लम सेल के केस में क्या होगा, एक जब बिजनेस अंडरटेकिंग का सेल होगा तो वहाँ पे इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज़ का हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहाँ पे बिजनेस एज अ होल हम लोग क्या करें, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बिजनेस अंडरटेकिंग इटसेल्फ इज अ कैपिटल एसेट, तो यहाँ पे जो बिजनेस अंडरटेकिंग है वो इटसेल्फ इज अ कैपिटल एसेट, तो वहाँ पे
स्लम सेल का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे एक लम सम कंसिडरेशन पूरा बिजनेस अंडरटेकिंग को हम लोग बेच देते हैं विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू, एसेट एंड लाइबिलिटीज का वैल्यू। तो क्वेश्चन इज दैट सर यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो पैसा मिला दैट लम सम कंसिडरेशन या फिर फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। दूसरा क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडिविजुअल एसेट का कॉस्ट ऑफ परचेस या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो बिजनेस का नेट वर्थ है दैट नेट वर्थ विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, नेट वर्थ बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो ये दो अप्रोच है, एक लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रिचेबल सरप्लस, दूसरा है तुम्हारा एसेट ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पर्पस में एसेट वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, ऑल एसेट्स दैट इज फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जो भी है। ठीक है, तो नेट वर्थ इस तरह से कैलकुलेट होगा, ऑल एसेट माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी। बट याद रहे जब भी हम लोग नेट वर्थ कैलकुलेट करेंगे एसेट में कुछ दो एसेट आएगा तुम्हारा, एक डेप्रिसिएबल एसेट, एक होगा नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। अगर डेप्रिसिएबल एसेट है, डेप्रिसिएबल एसेट मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर डेप्रिसिएबल एसेट है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू हमको लेना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट एज पर बुक वैल्यू ऑफ द अकाउंट्स। नॉर्मली अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू आता है दैट इज अ बुक वैल्यू एज पर अकाउंट्स का हिसाब से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है। बट इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट अलग है, तो अकाउंट्स का बुक वैल्यू एंड इनकम टैक्स का रिटर्न ऑन वैल्यू एसेट का अलग होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएबल एसेट अगर है तो एज पर इनकम टैक्स रूल जो रिटर्न ऑन वैल्यू रहेगा वो रिटर्न ऑन वैल्यू को कंसीडर करना है, नॉट अकाउंट्स वाला। ठीक है, पर जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है लाइक लैंड हो गया, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एट बैंक एक्सेट्रा जो अदर करंट एसेट वगैरह है, ये सब केसेस में हम लोग अकाउंट्स का जो वैल्यू बुक वैल्यू है वो ले सकते हैं। तीसरा, अगर 3580 का कुछ कैपिटल एसेट ऑलरेडी 3580 में कवर है। सेक्शन 3580 क्या है कि अगर कोई कैपिटल एसेट वगैरह परचेस करते हैं फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस मेंशन इन सेक्शन 3580 तो वहाँ पे 100% वेट डिडक्शंस मिल जाता है। तो दोबारा यहाँ पे तुमको नेटवर्थ कैलकुलेशन में वो चीज़ काउंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ है, सपोज लैंड का रीवैल्यूएशन हुआ है, सपोज 40 लाख का लैंड था, बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन 60 लाख हो गया है, तो तुमको नेट वर्थ कैलकुलेशन में 40 लाख लेना है। रीवैल्यूएशन अगर होकर है तो उसका इम्पैक्ट को इग्नोर करना है, रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को बेसिकली इग्नोर करना है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्लम सेल का जब हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज अ नेट वर्थ कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। ओके, इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। तो स्लम सेल अगर फिर से अगर ब्रीफ कर दो, स्लम सेल क्या है, कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग वगैरह अगर लमसम कंसिडरेशन में बेचता है विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यू वगैरह, तो वहाँ पे स्लम सेल सेक्शन 50 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, एक्चुअल सेल जितना भी बेचा या फिर फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, बिजनेस का जो नेट अंडरटेकिंग का जो एसेट हम कैपिटल एसेट बेचे उसका जो नेट वर्थ है वो माना जाएगा। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होगा, ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे एसेट दो टाइप का होता है, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसका रिटर्न ऑन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स लेना। समटाइम्स क्वेश्चन में रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट नहीं रहता तो वहाँ पे रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेगा। ओके, अगर बाकी जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है उसका जो एज पर अकाउंट जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट का दिया हुआ है वही लेना है यहाँ पे। ठीक है, एंड कुछ जो एसेट ऑलरेडी सेक्शन 3580 में कवर है उसका बुक वैल्यू नील, उसका वैल्यू नील लेना है। अगर कुछ एसेट में रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लिया हुआ तो उसको इग्नोर करना है, दैट इज उसको बिफोर रिवैल्यूएशन में लेकर आना है। अगर सपोज रिवैल्यूएशन होने के बाद अपवर्ड हुआ या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करके एक्चुअल कॉस्ट में लेकर आना है उसको। कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता। ओके, यहाँ पे बेस्ट करके यहाँ पे हम लोग स्टडी मैथ सीए का मैथ से देखिए, हम लोग इस मैथ से क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 भी हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि सर कैपिटल गेन ऑन रिसीव बेसिस। तो अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस किए वहाँ पे हम लोग देखा अगर कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र होता है तो जिस साल ट्रांसफ़र होता है उसी साल वो मेरा कैपिटल गेन का हेड में आ जाता है। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी भी बन जाता है सब। बट इट हैज़ सम एक्सेप्शन। क्या था, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बताया कि अब जो है कुछ कुछ केस लाइक इंश्योरेंस क्लेम, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, नेक्स्ट कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगेन फिर आएगा हम लोगों का जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली जिस साल कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है उस साल कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होगा, ना ही हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। बेसिकली जब पैसा मिलेगा, जब रिसीव्ड होगा तब कैलकुलेट करना है। तो धीरे धीरे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का सेक्शन 45 कैपिटल सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए क्या बोलता है, जो भी सेक्शन 45 सबसे 1 उसको आप भूल जाए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटिन्यू सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 जो कि चार्जिंग सेक्शन है। उस चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि जिस साल एसेट ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट उस साल कैपिटल गेन लायबिलिटी लग जाता है। बट यहाँ पे क्या है, जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल नहीं। अगर आपका कोई कैपिटल एसेट में इंश्योरेंस किया हुआ था
ऑन अकाउंट ऑफ जो भी रीज़न है, फ्लड, टाइफोन, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, राइट, सिविल डिस्टर्बेंसेस, एक्सीडेंटल फायर वगैरह, ये सब रीज़न की वजह से अगर आपका कैपिटल एसेट डैमेज हुआ है या डिस्ट्रक्शन हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डैमेज या डिस्ट्रक्शन अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला या फिर पैसा नहीं मिला तो कुछ एसेट मिला, इन दैट केस जो पैसा मिला या फिर जो एसेट मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। दैट मीन्स यहाँ पे हम एसेट को एक्चुअली में सेल नहीं कर रहे, यहाँ पे एसेट का डैमेज हुआ है, बाय एसेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल एसेट इसको यहाँ पे ट्रांसफर बोला गया है। अगर कोई कैपिटल एसेट बिकॉज ऑफ वॉट एवर मे रीजन, फ्लड, टाइफोन, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स, राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, फायर वगैरह लग के डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस कंपनी से या फिर जो एसेट इंश्योरेंस कंपनी देता है रिप्लेस करके, उसका फेयर मार्केट वैल्यू वो तुम्हारा हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एसेट मेरा डिस्ट्रॉय हुआ, डैमेज हो, उस एसेट का कॉस्ट को माइनस करना है तो तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल गेन। बट मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है समझने का, दैट इज सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा। बिकॉज सर मेरा एसेट सपोज लास्ट 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था फैक्ट्री में, तो कैपिटल एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा आज दे रहा है, इस साल दे रहा, तो सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन तो वो इस साल करना है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो सर इंडेक्सेशन का कैलकुलेट करने के लिए अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सेशन का कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस साल नहीं, जिस साल एक्चुअली ये एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था, डैमेज हुआ था, एक्सीडेंट टुक प्लेस हुआ था, उस साल तक मिलेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ परचेज से लेकर ईयर ऑफ डैमेज या फिर एक्सीडेंट। यहाँ पे एग्जाम में वो सब मिस्टेक क्या करता है कि जिस साल हम लोग को पैसा मिला, जिस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, उस साल का इंडेक्सेशन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जिस साल एक्चुअली में ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ था, डैमेज हुआ था, उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। सपोज लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, इस साल पैसा मिला, तो कैपिटल गेन इस साल कैलकुलेट करना है, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकालने के लिए जो हम लोग मल्टीप्लाई फैक्टर करते हैं, डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन वाला इंडेक्सेशन मल्टीप्लाई विथ ईयर ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब कौन सा, ईयर ऑफ डैमेज, ईयर ऑफ एक्सीडेंट को लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसको बेस करके भी हम लोग सीए का स्टडी मैट का क्वेश्चन 4.449 पेजेस का हम लोग डिस्कस किए थे, ओके। उसके बाद था कंपलसरी एक्विजिशंस बाय गवर्नमेंट। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करता है, कंपलसरी कैपिटल एसेट वगैरह किसी का भी सपोज अक्वायर कर लिया, सपोज तुम्हारे गवर्नमेंट इस प्लानिंग सम रोड वगैरह, तुम्हारा लैंड वहीं पे है या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह वहाँ है, तो उसको कंपलसरी तुम अक्वायर कर लेता है, उसके बदले गवर्नमेंट तुमको कंपेंसेशन देता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, दैट मीन्स कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, माना कि तुम यहाँ पे वॉलंटरली तुम राजी नहीं था, बट कंपलसरी एक्वायर, इट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, ये भी तुम्हारा ट्रांसफर का डेफिनेशन में फॉल करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो सर हमको कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर कंपेंसेशन अगर मिला तो यहाँ पे 2 टाइप का, एक होता है इनिशियल कंपेंसेशन जो गवर्नमेंट तुमको देने के लिए राजी था, दूसरा यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट का कंपेंसेशन, तो तुम क्या किया, कोर्ट केस किया, तो कोर्ट जाके बाद में फिर इन्हांसमेंट किया, तो तुमको फिर बाद में एक्स्ट्रा कंपेंसेशन मिला। तो यहाँ पे 2 बार में कैपिटल गेन कैलकुलेट करने पड़ेगा। एक जब इनिशियल कंपेंसेशन मिलेगा तो तब क्या ट्रीटमेंट होगा, इनहैंस कंपेंसेशन होगा, तो तब क्या ट्रीटमेंट होगा, एक इनिशियल कंपेंसेशन, दूसरा इनहैंस कंपेंसेशन। अगर इनिशियल कंपेंसेशन का अगर हम लोग बात करें, इनिशियल कंपेंसेशन का अगर हम लोग बात करें तो सपोज 50 लाख में गवर्नमेंट तुमको एक तुम्हारा प्रॉपर्टी एक्वायर के लिए कंपलसरी, उसमें 30 लाख अभी देगा बोला है, तो दैट इज टैक्सेबल कब होगा, अगर थोड़ा बहुत भी फुल अमाउंट या फिर पार्ट भी अगर जो भी साल में रिसीव हुआ उसी साल में कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा क्रिएट हो जाए। सपोज आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट तुमसे कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया था प्रॉपर्टी, बट पैसा इस साल मिला, तो पार्ट या फिर फुल जो भी मिला, अगर थोड़ा बहुत ही मिल गया तो पूरा 50 लाख रुपया जितना भी गवर्नमेंट तुमको देगा बोले, तो 50 लाख ऊपर कैपिटल गेन का लायबिलिटी इसी साल कैलकुलेट करना है ऑन इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, आइदर पार्ट या फिर फुल, ओके। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है फिर से सर, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक होगा, टिल द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। सपोज आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट तुमसे एक्वायर किया था, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग उसी डेट तक ही काउंट होगा, इस साल नहीं। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल उसके आते इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं होगा। सेम लाइक इंश्योरेंस क्लेम जैसे हम लोग किए, सपोज उन 2019-20 में गवर्नमेंट तुमसे कंपलसरी एक्वायर किया, इस साल पैसा मिला, तो 1920 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, 1920 का इंडेक्सेशन मल्टीप्लाई करना है, जिस साल पैसा मिला इस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई नहीं, माना कि कैलकुलेशन इस साल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट एक टिल द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशंस मिलेगा, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर फुल नहीं भी मिला, पार्टली मिला, तब भी तुमको फुल कंसिडरेशन जितना गवर्नमेंट देगा बोला था इनिशियल में, ठीक है, उसके ऊपर पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट करने पड़ेगा।
अगर पूरा मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला सपोज 50 में 30 मिला तो पूरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे 50 लेके तुमको काउंट करना है कैपिटल गेन। दूसरा क्या था, इनहैंस कंपेंसेशन। इनहैंस कंपेंसेशन क्या हुआ, जब तुमको मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, जब मिलेगा तब, 2 साल बाद मिला 2 साल बाद टैक्सेबल होगा, 3 साल बाद 3 साल बाद टैक्सेबल होगा, जब मिलेगा तब, जितना मिलेगा उतना, ठीक है। टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव बेसिस। अब क्वेश्चन आ रहा होता है तो सर यहाँ पे कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा। वाई, बिकॉज ऑलरेडी जब हम लोग इनिशियल कंपेंसेशन का पैसा मिला था वहाँ जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर चुके होते, तो यहाँ पे अगेन दोबारा तो माइनस करने देगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट एसेट क्या था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो इनहैंस कंपेंसेशन भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगा। यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक होगा, सेम, दोनों केस में सेम ही होगा तुम्हारा, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट अगर कंपेंसेशन देने में डिले करता है तो उसको इन कंपेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट भी देता है, तो ये इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। कब आएगा, जिस साल तुमको कंपेंसेशन का इंटरेस्ट मिलेगा उस साल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, तो इससे 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल जाएगा। सिंस तुमको 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है तो अलग से जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह हम लोग करते हैं उसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा, तो फिर से कंपलसरी एक्विजिशन अगर गवर्नमेंट किया तो इनिशियल कंपेंसेशन जिस साल मिलेगा, थोड़ा बहुत अगर मिल गया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूरा लेके हमको कैलकुलेट कर लेना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग इंडेक्सिंग का बेनिफिट टिल द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन होगा, नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ओके, इनहैंस कंपेंसेशन अगर मिला तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज अ कैपिटल गेन, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका नील हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड कंपेंसेशन अगर मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन उससे मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह ये सब का क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है, तो जितना ये बेचते हैं पूरा हम लोग का कैपिटल गेन में आ जाता है। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग देखे थे ये कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड वाइस वर्सा। समटाइम्स क्या होता है, सपोज मेरे पास लैंड था, दैट वाज कैपिटल एसेट फॉर मी, बिकॉज अगर ऑब्वियसली बात अगर रूरल इंडिया में नहीं है, लैंड है, नॉर्मल लैंड है, तो मेरे लिए कैपिटल एसेट है। अब हम नाउ आई एम प्लानिंग कि हम रियल एस्टेट बिजनेस में जाएंगे, तो इस लैंड में हम लोग क्या करें, प्रमोटिंग करके बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बना के फ्लैट बेचेंगे। दैट मीन्स नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस कैपिटल एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अब इन इनकम टैक्स में अगर इनकम टैक्स में देखा जाए कि कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन, इसको भी ट्रांसफर बोला जाता है। नॉर्मली ट्रांसफर मतलब एक्चुअल सेल होता है, बट नो, यहाँ पे कैपिटल एसेट तुम एक्चुअल में सेल नहीं किया, कैपिटल एसेट को तुम जैसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। तब क्वेश्चन आ रहा है सर कैपिटल एसेट को तो जब हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए, अब ट्रांसफर तो हो गया, तो क्वेश्चन आ रहा है तो सर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट करें, तो जिस साल ये एसेट स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली में मार्केट में हम बेचेंगे, बेच के पैसा मिलेगा, तो उस साल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, जिस साल एक्चुअल में हम बेचेंगे, जिस साल एक्चुअल में स्टॉक को बेचेंगे, उस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 2 इनकम कैलकुलेट करना है, एक बिजनेस इनकम, दूसरा कैपिटल इनकम, एक बिजनेस इनकम, दूसरा कैपिटल इन्कम। तो बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, सेल जितना भी ये स्टॉक इन ट्रांसफर वाला स्टॉक जितना बिका, दैट इज सेल, माइनस जिस दिन कन्वर्सन हुआ, जिस दिन कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ, उस दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था। दैट इज सपोज अगर सेल 10 लाख का है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन 8 लाख है, 2 लाख का तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा। अगेन उसी साल ही हम लोग कैपिटल गेन पे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये लॉन्ग टर्म एसेट होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, सेम अभी तक जैसे हम लोग ये इंश्योरेंस क्लेम का केसेस में कंपल्सरी एक्विजिशन टिल द ईयर ऑफ क्या होगा, जिस साल कन्वर्सन हुआ था उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। जिस साल कन्वर्सन, अगर सपोज आज से 2 साल पहले कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ था बट सेल इस साल हुआ, तो माना कि कैपिटल गेन का कैलकुलेशन इस साल करे, बिजनेस इनकम इस साल कैलकुलेट करे, बट इंडेक्सेशन के लिए जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस साल का इंडेक्सेशन नहीं, वो 2 साल पहले का जो मेरा इंडेक्सेशन था, जिस साल ट्रांसफर हुआ था उस साल का इंडेक्सेशन से। यहाँ पे गलती हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इन ट्रांसफर वाला करंट ईयर का हम लोग इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिस्टेक्स हो जाएगा। नॉट ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, ईयर ऑफ एक्चुअल सेल नहीं होना चाहिए, ये इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई होगा ईयर ऑफ कन्वर्सन, ईयर ऑफ कन्वर्सन, ईयर ऑफ कन्वर्सन, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इसको ट्रांसफर माना जाता है। दूसरा कैपिटल गेन कब चार्जेबल होगा, इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, जिस साल एक्चुअल में हम सेल किए उस साल। इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा डेट ऑफ कन्वर्सन, जिस साल कन्वर्सन हो उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ना जिस साल सेल होगा उस साल 2 इनकम कैलकुलेट होगा, एक बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन, तो बिजनेस इनकम आ जाएगा। तो कैपिटल गेन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन माइनस
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। बट सर इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ पे कितना कौन साल तक मिलेगा, जिस साल एक्चुअल में कन्वर्सन हुआ था उस साल, नॉट इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, याद रहे। ये वाला अगर उल्टा हुआ, समटाइम स्टॉक इन ट्रेड को भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं। सपोज अभी तक हम कोई स्टॉक का बिजनेस करते हैं, अब हम क्या उसका बिजनेस को बंद कर दिया, नाउ आई विल ट्रीट इट एज अ कैपिटल एसेट। तो उस केस में भी क्या होगा, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है, कैपिटल कैलकुलेट करना कब, जब उस कैपिटल एसेट को एक्चुअल में हम मार्केट में बेचेंगे उस साल। तो उस साल जब बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से माइनस करना है हमको कॉस्ट, तो तुम्हारा आ जाएगा बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन कैसे आएगा, सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल गेन। इसको बेस करके भी हम लोग सी इंस्टीट्यूट का मैथ से बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखें। ठीक है, चलो आज का रिकॉर्डिंग यहीं पे एंड करते हैं।